नमस्कार। द नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा में आप सभी का स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर स्टूडेंट्स के साथ में जब हम लोग मास्टर्स डिग्री पे खास तौर पे बात करते हैं तो उनके सामने एक दिक्कतें आती हैं कि हाउ टू राइट ए पेपर। पेपर जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे सामने एक दिक्कतें आती हैं, ये भी बताना होता है, ये भी पता भी होना चाहिए कि पेपर में आर्टिकल में फ़र्क क्या है। तो पेपर और आर्टिकल के बीच के फ़र्क को बताने के लिए आज का जो ये एपिसोड है, इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि पेपर और आर्टिकल में क्या फ़र्क है बेसिकली, और साथ ही एक पेपर लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, खासतौर पे स्टूडेंट्स को जो मास्टर्स लेवल के हैं या हमारे रिसर्च के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको। तो इसको देखते रहिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके की नई नई जानकारियाँ मिल सकें। तो एक बार फिर से नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा में आप सभी का स्वागत। कृपया बने रहिए हमारे साथ। लेकिन केवल और केवल रिसर्च पेपर, इसका मतलब आर्टिकल भी होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल में और रिसर्च पेपर में फर्क क्या है। रिसर्च पेपर एक्सक्लूसिवली रिसर्च से रिलेटेड होगा। कोई डेटा होगा, उस डेटा के कलेक्शन का एक तरीका होगा, उस कलेक्शन के बाद में उस डेटा को क्लासिफाई किया जाएगा, क्लासिफाई करने के बाद में उसकी प्रॉपर एनालिसिस होगी और एनालिसिस होने के बाद में एक रिजल्ट आपके सामने आएगा, कंक्लूजन आपके सामने आएगा और कुछ रिकमेंडेशंस होंगी उस डेटा के आधार पर, जो कि एक रिसर्च का एक प्रॉपर तरीका है। रिसर्च में प्रॉपर तरीका होता है, पहले आप एक टॉपिक चुनोगे, उस टॉपिक से संबंधित आपको स्टडी क्या करनी है, उसके आप उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स चुनोगे। उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आपको डेटा कलेक्शन करना होगा। वो डेटा किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, इसके लिए आपको एक टूल डेवलप करना होगा या अडॉप्ट करना होगा। उस टूल के माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करोगे, फिर डेटा की एनालिसिस होगी, एनालिसिस के आधार पर एक रिजल्ट या कंक्लूजन बनेगा और फिर उस कंक्लूजन को आप वहां पर लिख दोगे कि हमने ये देखा और ये पाया, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे है। सही है? तो ये होता है रिसर्च पेपर। सपोज मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने एक चीज देखी, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ध्यान रखिएगा, हम इसको रिकॉर्डिंग हो रही है इसीलिए मैं इस बात को स्पेशली बोल रहा हूं कि हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं जो एक आम धारणा है। हम उस आम धारणा की बात कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि उसको हम रिसर्च पर कैसे लेकर जाएंगे। कहा जाता है कि जो लड़कियां खूबसूरत होती हैं वो अकल से पैदा होती हैं। सही बात? किसने कहा? पता नहीं, लेकिन ऐसा सुना गया। तुम ऐसा मानते हो? नहीं। तुम ऐसा मानते हो? नहीं। हम किसी से पूछ लेंगे, कहेगा अरे नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि हम कौन दुश्मनी ले। ये बात मैंने कहा सही बात है, इनसे कौन दुश्मनी लेगा। लेकिन शायद जब हम ये बात करने लगते हैं तो सबसे पहली एक आवाज आई कि हाँ बिल्कुल। इसका मतलब आप मानते कुछ और हैं लेकिन शायद दर्शाओगे कुछ और। तो हमने एक बात मान ली, ये तो खैर एक मजाक की बात थी कि इस तरीके की प्रॉब्लम ले ली। सपोज हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, आमतौर पे जो रिजल्ट हमें दिखाई देता है हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का, उसमें लड़कियों का रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है यूपी में अगर आप देखेंगे, और लड़कों का रिजल्ट पीछे रहता है। क्या एक समस्या ये है, क्या लड़कियां लड़कों से ज्यादा बेहतर होती हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस में? अब इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। हमें पता कैसे चले? हमें पता कैसे चले कि वास्तव में लड़कियां लड़कों से ज्यादा बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस देती हैं या नहीं देती? तो एक काम करते हैं, हम एक स्टडी करते हैं।
एक स्टडी तो हमारे पास ये हो सकती है कि एक डॉक्यूमेंटल स्टडी हमने कर ली, पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स उठा के देख लिए जाएं और ये पता लगा लिया जाए कि लड़कियां बेहतर हैं कि लड़के बेहतर हैं। ये तो निश्चित है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पिछले कुछ सालों में ये तो पता है कि लड़कियां बेहतर हैं। अब ये तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस हो गई कि हमें पता चल गया पिछले कुछ 2, 4, 10 सालों के पिछले 10 सालों के रिजल्ट देख लो और ये पता लगा लो कि कौन बेहतर है, लड़के या लड़कियां। हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन शायद वो तो एक रिजल्ट पर आधारित बात है, हम उसके पीछे के कारण नहीं जानते। हम उसके पीछे के कारण नहीं जानते। हम ये तो कह रहे हैं क्या लड़कियां लड़कों से बेहतर होती हैं, तो उसका जवाब हाँ या ना वाला ये तो हमें उस डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा पिछले 10 साल के रिजल्ट से। लेकिन अगर हम ये जानने लगे अगर हाँ तो क्यों, क्योंकि किसी रिसर्च का मतलब ये होगा अगर समस्या है तो समस्या के कारण क्यों। अगर हमें ये मालूम करना पड़े कि लड़कियां लड़कों से बेहतर क्यों होती हैं, तब शायद हम कुछ कारणों को लिस्ट करेंगे। कुछ संभावित प्रश्न हमारे मन में होंगे, कुछ संभावित आंसर्स हमारे मन में होंगे, टेंटेटिव क्वेश्चंस, टेंटेटिव आंसर्स। और फिर उन आंसर्स को ढूंढने के लिए हम एक मेथड को तय करेंगे। तो हमने कहा कि चलो ये काम कर लेते हैं, पता लगाया जाए कि लड़कियां लड़कों से बेहतर क्यों होती हैं, या होती भी हैं या नहीं होती हैं। तो एक काम ये करेंगे कि एक टेस्ट बना लेते हैं, कोई भी एक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर, कोई ऐसी बात जिसमें हम हल करने के लिए लड़कों को भी दें और लड़कियों को भी वही परफॉर्म करने के लिए टास्क दें और फिर देख लें कि लड़के ज्यादा बेहतर कर पाते हैं या लड़कियां ज्यादा बेहतर कर पाती हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल भी फंसेगा कि साहब ऐसा टास्क आप दोगे कौन सा? हम कहेंगे कोई बात नहीं, मैथ की एक क्वेश्चन दे देते, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैथ में लड़कियां कमजोर होती हो, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो हम एक काम करेंगे कि कोई मेरे ऊपर ये आरोप ना लगा दे कि साहब उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि खुद एक लड़का है इसलिए इसने लड़कों को जिताने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस देते हैं। हम हिंदी में या लैंग्वेजेस में भी एक ले लेते हैं, हिंदी इंग्लिश भी ले लेते हैं, इसके अलावा मैथ्स भी ले लेते हैं, इसके अलावा साइंस भी ले लेते हैं। यानी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चन या जो पेपर्स पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हम उस सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ ले लेते हैं। उन पर आधारित कुछ प्रश्न बनाएं, कुछ एक्सरसाइज बनाएं, कोई टास्क बनाएं और उन लड़कों को और लड़कियों को ले लें। उन पर आधारित कुछ प्रश्न बनाएं, कुछ एक्सरसाइज बनाएं, कोई टास्क बनाएं और उन लड़कों को और लड़कियों को ऐसी स्थिति में दें कि जब दोनों साथ बैठे हुए ना हो, लड़कों को अलग दें, लड़कियों को अलग दें, सेम क्वेश्चन पेपर दे दें और ये कहें कि आप इसको चॉइस बेस्ड सेक्शन चॉइस बेस्ड सेक्शन नहीं, इसमें चॉइस बेस्ड कर देंगे तो तुम्हें कोई आदमी उधर घुस जाएगा, कोई आदमी उधर घुस जाएगा। मान लीजिए हमने ये कह दिया कि साहब ये तो करना ही करना है, तभी तो तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कितना करा। उसमें हमने गलतियां भी पता लगा लेनी है, उसमें नंबर भी पता लगा लेना है और फिर ये देखना है कि हमने उसमें कितना स्कोर मिला। ये तो पता चल गया कि उस टास्क को परफॉर्म करने में हमारे कितना स्कोर आया, लेकिन कारण तो अभी भी बाकी है। तो डेमोग्राफिक्स में हमने पढ़ने की आदतों का पता लगाया, पढ़ने के तरीके का पता लगाया, पढ़ने के घंटों का पता लगाया, सुबह पढ़ते हैं कि शाम को पढ़ते हैं ये भी पता लगाया। ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे कि आप सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, शाम को, आप रात में पसंद करते हैं पढ़ना, या आप भीड़ में पढ़ लेते हैं या अकेले बैठ के पढ़ते हैं, आप घर के काम में कितना समय देते हैं, घर के कामों को नहीं करने में कितना समय देते हैं, घर में आप कितने समय रहते हैं, कॉलेज में आप कितने समय रहते हैं, दोस्तों के साथ अपना समय कितना बिताते हैं, दिन में कितने घंटे आप दोस्तों के साथ घूमते हैं। इससे हमें क्या चीजें पता चलेंगी कि घर में कौन ज्यादा रहता है, घर के काम भी कोई करता है कि नहीं करता है, दोस्तों के साथ भी कोई व्यक्ति रहता है नहीं रहता है, टीवी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर्स पर
इंटरनेट पर कौन कितना समय बिताता है, ये तो सभी देंगे, जब हम लड़कियां भी देंगी लड़के भी देंगे। उससे हमें ये एनालिसिस करने में आसानी होगी कि जो व्यक्ति 3 घंटे घर का भी काम करता हो, उसके पढ़ने के बाद उसका स्कोर कितना है ये पता चल जाएगा। जो व्यक्ति 8-8 घंटे इंटरनेट पर समय बिताता है, उसके बावजूद भी उसका स्कोर कितना है, ये टैली हो जाएगा एक दूसरे के साथ। यही से हमें ये पता चल जाएगा कि लड़कियों के जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं और लड़कों की जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, और ऐसी कंडीशंस में स्कोर के आधार पर उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हमें पता चल जाएगा, लड़कियां अगर ये बहाना बनाती हैं साहब हमें तो घर का काम भी करना होता है, तो ये भी तो हो सकता है कि लड़कों के लिए भी यही चीज है कि वे घर का काम भी कर रहे हैं, कोई गेहूं किसाने जा रहा है, कोई सब्जी लाने जा रहा है, कोई धनिया पुदीना लाने जा रहा है, तो ये भी सब घर के तो काम ही है। अगर हो सकता है कि भाई लड़के भी ऐसे निकले कोई कि जिन्होंने काम किया है लेकिन स्कोर बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये वाला काम तो मायने नहीं रखता। ये काम मायने रख सकता है कि घर में पढ़ने के लिए माहौल किसके दिया जाता है, लड़कियों को पढ़ाने माँ बाप चाहते हैं कि नहीं चाहते, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि डेटा पहले इकट्ठा किया और उसके बाद में उसका परफॉर्मेंस देखा, दोनों को मैच किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि लड़कियां लड़कों से बेहतर अगर होती हैं तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, या बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाती हैं तो उसके लिए कौन कौन से जिम्मेदार फैक्टर्स होते हैं। अगर हमने ऐसा कोई काम किया जो कि डेटा बेस पर आधारित हो, खास तौर पे जो हमने खुद देखा हो, वो कहलाता है रिसर्च पेपर। अब दूसरी बात आती है, कौन जीतेगा, क्या लग रहा है राजस्थान में कौन जीतेगा? कांग्रेस। नो आइडिया। वैसे एक संभावना बीजेपी कांग्रेस। बारी तो बीजेपी की है। सबसे पूछा, हम लोगों ने कुछ जवाब दिए, एक ओपिनियन ले ली। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकारें बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, सरकारों के बदलने का ट्रेंड कैसा है। राजस्थान के विषय में सुना है सरकारें रिपीट नहीं होती है ना, क्या ऐसा वास्तव में है? क्या सरकारें रिपीट नहीं होती हैं? अगर नहीं होती हैं तो ऐसा क्या है जिसके कारण से सरकारें रिपीट नहीं होती हैं या नहीं होनी चाहिए? सरकारों का रिपीटिशन और प्रदेश का विकास, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? तो हमने क्या किया, एक सीधी बात पूछी, लोगों से ओपिनियन ले ली और ओपिनियन लेने के बाद में हमने ये बताया इतने प्रतिशत लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस जीतेगी, इतने प्रतिशत लोग कहते हैं कि बीजेपी जीतेगी, इतने प्रतिशत लोग कहते हैं पता नहीं, इतने प्रतिशत लोग कहते हैं वही जीते हमसे कह रहे हैं। अब उसके बाद में आप क्या सोचते हैं, सरकारें लॉन्ग टर्म के लिए रहनी चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए रहनी चाहिए? तो इसके लिए अपने अपने हैं, कोई कहेंगे जी लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए क्योंकि पूरा मौका मिलता है चीजों को विकास करने का, अपने विकासों को देखने का और उनको रिव्यू करने का। दूसरा कहता है कि साहब 5 साल बहुत होते हैं, आपने अगर 5 साल का अपना काम करने के बाद रिव्यू नहीं कर पाए तो अगले 10 सालों में भी कर लोगे, ये कौन सी बड़ी बात है, और जिसने 15 सालों में भी नहीं किया उसके लिए क्या करेंगे? तो ये क्या हमेशा के लिए? फिर तो चुनाव का कोई मतलब नहीं हुआ, लोकतंत्र का मतलब नहीं हुआ। ऐसे करके बहुत सारी बातें हमारे पास आई, हमने उन सारी बातों को इकट्ठा किया और उन बातों को लोगों के आधार पर बताया कि इतने प्रतिशत लोग ये कहते हैं, इतने लोगों ने ये कहा, ऐसे भी विचार आए, वैसे भी विचार आए, फलाने ने ये कहा था कि सरकारों का अधिकतम कार्यकाल 3 साल का होना चाहिए जिससे कि उन्हें भी ये खतरा है कि जनता जब चाहेगी तब पलट के रख देगी। लेकिन फलाने ने ये कहा था कि ज्यादा समय मिलेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे। मतलब ये कि हम कोट कर रहे हैं, दूसरे की बातों को कोट कर रहे हैं और फिर उन सब से निकाल के उन सबको एक मिक्सी में मिला के कोट के पीस के फिर जो एक्सट्रैक्ट निकला वो हमने ये कहा कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा करके आपने एक रिजल्ट बना लिया, कंक्लूजन बना लिया, ये कहलाता है। तो कहने का मतलब जहां पर एक साइंटिफिक थ्योरी
उस तरीके से डेटा कलेक्शन करते हुए, एनालिसिस करते हुए नहीं किया जाता, लेकिन नॉर्मली ये थॉट प्रोवोकिंग होता है, ये आपके विचारधाराओं को व्यक्त करने का माध्यम होता है, फिलोसॉफिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, या अपनी बातों को रखने की निबंध, जिसे हम कहते हैं निबंध, साधारण से बात निबंध, वो जो होगा वो आर्टिकल कहलाएगा। अब ये दो बातें हो गई, रिसर्च पेपर हो गया, आर्टिकल हो गया, ये दो हमारे यहाँ छपते हैं। ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल में समस्या तो होती है, लेकिन वो समस्या भी अपने आप में एक बहुत जिंदगी से जुड़े हुए किसी पहलू से रिलेटेड होनी चाहिए, जो हमारी, जैसे कहते हैं कंकरेंट टॉपिक्स, हमारे सामाजिकता से जुड़े हुए कोई ना कोई टॉपिक्स होते हैं, आमतौर पर ऐसे होते हैं। तो चाहे आप पेपर लिखो और चाहे आप आर्टिकल लिखो, सबसे पहली जरूरत है एक टॉपिक। ये टॉपिक क्या होना चाहिए, ये जो शीर्षक है ये क्या होना चाहिए। आमतौर पर टॉपिक लिखते समय लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं, वो प्रश्न के रूप में लिखते हैं, क्या लड़कियां लड़कों से तेज होती हैं, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, प्रश्न के रूप में लोग लिख देते हैं। ध्यान रखिए कि टॉपिक लिखते समय कभी प्रश्न नहीं होना चाहिए, ये एक बात होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, और स्टेटमेंट भी कैसा, एक ऐसा स्टेटमेंट जो उस पूरे पेपर को, जो उस पूरे आर्टिकल को परिलक्षित करता हो, शो करता हो कि इसके अंदर क्या बात कही गई होगी। समझ रहे हैं? रिसर्च पेपर होगा तो वहां पर एक ऐसा टॉपिक होगा, एक ऐसा टाइटल होगा जो रिसर्चेबल होगा, वहां पता चल जाएगा कि मामला क्या है। उसको टॉपिक को पढ़ने के बाद वो ये अंदाजा लगा लेगा आदमी कि यार इसके अंदर पेपर में क्या दिया हुआ होना चाहिए, इसका प्रोसीजर क्या होगा। ध्यान रखिए, जो टाइटल में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो पूरे पेपर में है वो टाइटल में रिफ्लेक्ट होगा। ये बेसिक गुण है। आमतौर पे आप नीचे जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पर आप बहुत सारे टॉपिक्स डिसर्टेशंस के देखेंगे, 90% टॉपिक्स बकवास टॉपिक्स, 90%, 10% टॉपिक्स में आपको कोई ऐसा लगेगा जो बड़ा अपील करेगा, आपको लगेगा यार ये इसको दम, वरना ज्यादातर क्या लिखा होगा कि दिव्यांगता के प्रति उनके उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के जागरूकता का अध्ययन, कोरोना काल में आने वाली समस्याओं का अध्ययन, पेरेंट्स के एटीट्यूड, पेरेंट्स का अवेयरनेस, पेरेंट्स का ये वो दुनिया भर का कम से कम सब चीजें खूब करोगे क्या पता नहीं, रिजल्ट क्या मिलेगा, एप्लीकेशन क्या होगा पता नहीं। ध्यान रखना, टॉपिक की जो पकड़ होती है, टॉपिक की जो पंच होती है, वो एकदम से यहां पर क्लिक करनी चाहिए। टॉपिक का क्लिक होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर आर्टिकल का टॉपिक पढ़ते ही यूं लगना चाहिए यार ये बात बड़ी जबरदस्त लिखी है किसी ने। जैसे एक टॉपिक लिखा है, एजुकेशन इन द एज ऑफ साइबरनेटिक्स, एजुकेशन इन द एज ऑफ साइबरनेटिक्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सोचो क्या मतलब होगा इसका। अब ये हिंदी ही है यार, इतनी तो पढ़नी पड़ेगी, इतनी तो पढ़नी पड़ेगी। साइबरनेटिक्स की मैं हिंदी नहीं बता पाऊंगा, उसी पर यही है, इसलिए मेरे से पूछना। साइबरनेटिक्स युग में शिक्षा, चुनौतियां एवं अवसर। अब साइबरनेटिक्स की हिंदी मुझे नहीं पता, वो छोड़ देना, साइबरनेटिक्स पता है।
अब साइबरनेटिक्स कहा गया, इन द एज ऑफ इंटरनेट नहीं कहा गया। ठीक, या हम ये लिख सकते हैं साइबरनेटिक्स सीधा, छोटे पता नहीं क्यों याद आ रहा था, तो साइबरनेटिक्स लगा के हमने बनाया कोलन, कोलन के बाद लिखा साइबरनेटिक्स। एजुकेशन in the wireframe of ICT। पता है मैंने जो दिमाग में आ रहा था नहीं, आजकल तो सड़क में चल रहा है ना सारा काम, तो मैं वो भी लिख सकता था द केव ऑफ ICT, या हम उल्टा भी लिख सकते हैं एजुकेशन इन द केव ऑफ साइबरनेटिक्स, वो भी लिख सकते हैं, लिखते लिखते याद आ गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझना है? हम ये जानना चाह रहे हैं साइबरनेटिक्स एक बहुत बड़ा यूनिवर्स की तरीके से फैला हुई चीज है। इसमें एजुकेशन कैसे आप जस्टिफाई करोगे? एजुकेशन को साइबरनेटिक्स एज में कैसे जस्टिफाई करोगे? आपको ढूंढने होंगे कुछ कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स देखेंगे तो ये लग रहा है साफ तौर पे कि जो पूरा का पूरा पेपर होगा वो पूरा चक्रव्यूह हमने रचा होगा या तो साइबरनेटिक्स के आसपास, या एजुकेशन के आसपास, या आईसीटी के आसपास। अब चूंकि वायर फ्रेम यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है तो लिहाजा इस वायर फ्रेम के आसपास। वायर फ्रेम का मतलब ताना माना, जो हिंदी में कहते हैं ना एक स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिल जाए उस स्ट्रक्चर के आसपास में आप चीजों को रख के अपना तैयार कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। अब इन कीवर्ड्स को लेके आप अपनी पूरी की पूरी कथा गढ़ लीजिए। कैसे? आप पता लगाएंगे साइबरनेटिक्स होता है। साइबरनेटिक्स आज की तारीख में क्यों जरूरी है? ये है क्या वाला? साइबरनेटिक एक ऐसी चीज है, देखो ऐसी होती है, दिखाता हूं मैं कैसे। ऐसी चीज है कि जो मेरी जेब में रखी हो मैं दिखा दूं। साइबरनेटिक एक कॉन्सेप्ट होगा ना, उस कॉन्सेप्ट में अर्थ क्या है, वो कैसे इस्तेमाल होता है, हम किसी चीज को कैसे ढूंढते हैं। फिर हम ये बात करेंगे कि एजुकेशन में भी हम चीजों को ढूंढते हैं, ज्ञान को ढूंढते हैं ना। ज्ञान को ढूंढने के कई तरीके हो सकते हैं। तो इस साइबरनेटिक्स का एक सबसे बड़ा जो टूल है वो है इंटरनेट। एक साइबरनेटिक एक युग है, उसमें इंटरनेट एक टूल है। अब उस टूल के जरिए हम एजुकेशन में तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? गूगल बाबा, याहू, फलाना ढिमाका नहीं, हम ढूंढते हैं। अब केवल ढूंढते हैं क्या, हम तो बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? हम ढूंढ भी सकते हैं, हम कंपाइल भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम उससे कर रहे हैं इंटरनेट से। इवन ट्रांसलेट भी कर ले रहे हैं। आजकल तो ट्रांसलेशन का भी धंधा नहीं है। गूगल पे मारो अंग्रेजी को हिंदी में बता देता है, वो अलग बात है कि क्या बताता है, लेकिन बता देता है। अपने काम चलाओ तो काम कर लेता है, ये अलग बात है। अकॉर्डिंग टू CL हंटर, अकॉर्डिंग टू CL हंटर, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, अकॉर्डिंग टू CL हंटर। अब मैं आगे की कहानी बाद में बताऊंगा, पहले से हिंदी में करेंगे। CL शिकारी के अनुसार हो गया पढ़ा, हो गया पढ़ा। जैसी उसकी हिंदी करी उसने बता दिया हंटर मतलब शिकारी। अब
अगर उसने सुन लिया तो वो तो मर गया, है ना? अकॉर्डिंग टू अ वेरी फेमस साइंटिस्ट मिस्टर वाइट, क्या कहेगा? सफेद के अनुसार। तो ये कुछ नमूने हैं, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन हमें इतना पता है कि हम कैसे उस पर काम करेंगे, तो हमारे उसमें फायदे क्या हैं, हमारे नुकसान क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, उन्होंने ये स्टडी की थी, उन्होंने ये बताया, इन्होंने अपने ये रिपोर्ट में लिखा था, उसने ये बताया। ऐसी बहुत सारी चीजों को हमें इसी टॉपिक से रिलेटेड चीजों से ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढ ढांड के जो किताबों में मिले, इंटरनेट में मिले, इधर उधर से मिले। ध्यान रखिएगा, कई तरीके की नॉलेज होती है, फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, सेकंड हैंड नॉलेज होती है, थर्ड हैंड नॉलेज होती है, कबाड़ में पड़ी हुई नॉलेज होती है। तो हमें ज्यादातर चीजें फर्स्ट हैंड इस्तेमाल करनी होती हैं, ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज से, यानी जिसे आप कहते हैं प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्सेज, ऐसा पढ़ाया है। तो प्राइमरी सोर्सेज पर सबसे ज्यादा रिलाई कीजिए, ना मिले तो सेकेंडरी सोर्सेज पर, लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज को भी वेरीफाई करना जरूरी है। बगैर वेरीफाई हुए सेकेंडरी सोर्सेज का भी इस्तेमाल नहीं करना, विकिपीडिया का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आमतौर पर विकिपीडिया से लोग टिकटॉक करने के आते हैं, लेकिन विकिपीडिया पे हमारे और आप जैसे लोग लिखते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा वेरीफाइड उसको नहीं माना जा सकता जब तक कि हमें ये ना मालूम हो लिखने वाला कौन है। आइंस्टीन ने लिखा तो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मैं आइंस्टीन नहीं, मैं उससे ही पढ़ा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस तरीके से आगे को लिखा जाएगा। अब लिखते समय के दो स्टाइल होते हैं, आपने देखा होगा, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। अब ये दोनों चीजें आपको बताएं, तो आप इंडक्टिव तरीके से भी लिख सकते हो, आप डिडक्टिव तरीके से भी लिख सकते हो। अल्टीमेटली तो आपको एक कंक्लूजन पर पहुंचना है। ध्यान रखना, जब आप कंक्लूजन पर पहुंचोगे तो कंक्लूजन एक एप्लीकेबिलिटी के साथ होना चाहिए, उसकी कोई ऐसी अपील होनी चाहिए जिसमें हम ये कह सकें कि हम ये एक एप्लीकेशन इसका हो सकता है, या एक रिजल्ट, बहुत ही कंक्रीट रिजल्ट निकल के सामने आए, हम ये बता सकें कि ये जो चीज है ये क्या है और किस तरीके से सामने रखी जाए। यहां तक बात समझ में आ गई? तो आर्टिकल लिखे जाते हैं इस तरीके से, और आर्टिकल में जो जो चीजें आपने कोट की हैं उन सबके रेफरेंसेस भी आएंगे, रेफरेंसेस लिखे जाएंगे। क्योंकि हमारा सोशल साइंसेस है, इसलिए सोशल साइंसेस में रेफरेंसेस लिखे जाते हैं एपीए स्टाइल में। अब ये एपीए स्टाइल क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। जो आपको रिसर्च पढ़ाते होंगे उससे एपीए स्टाइल को समझ लेना, ध्यान रखिए। एपीए स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके हैं। मैक्सिको स्टाइल अलग होता है, एपीए स्टाइल अलग होता है, मूवर्ड स्टाइल अलग होता है, स्टाइल अलग होता है, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ एपीए चलता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं रिसर्च के लिए। ऐसा होना चाहिए जो इस तरीके का नहीं, ये तो थॉट प्रोवोकिंग है, जिसमें आपको विचारों को स्पार्क एक मिलता हो, वहां पर वो साइंटिफिक होगा। साइंटिफिक होगा क्यों? जैसे वही वाली बात आई थी कि लड़कियां तेज होती हैं कि लड़के तेज होते हैं, तो हम एक लिखेंगे अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, कंपैरिजन करना है, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, यहां से शुरुआत होगी, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ academic achievement on the basis of gender among higher education students, या students of higher education, students studying in higher education वगैरह वगैरह, on the basis of gender, a comparative study of academic achievement and its determinants, उसको प्रभावित करने वाले कारक, एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स,
या एंड देयर अफेक्टिंग फैक्टर्स, या एंड देयर फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो भी टर्मिनोलॉजी और भाषा तो बात की बात है, लिखते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर फलाना का अमंग दिस एंड दैट। हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में जेंडर के बेस पर एकेडमिक अचीवमेंट में अगर कोई फर्क आता है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। क्लियर बात आ रही है? साइंटिफिक चीज आ रही है। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। किस पर? जेंडर पे नहीं, एकेडमिक अचीवमेंट और उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स पर। किनकी? हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। अब इसको आप बदल सकते हो, सेकेंडरी लेवल पर पढ़ने वाले, प्राइमरी लेवल पर पढ़ने वाले, तो तीनों का अलग अलग होगा कि नहीं होगा? हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे अलग किस्म के धंधों में पढ़े, प्राइमरी में पढ़ने वाले वो अलग कैसे? तो लड़के आगे होते हैं या पीछे? सर हायर एजुकेशन तक पहुंचते लड़के ही पीछे होते हैं। लड़के इसीलिए पीछे होते हैं क्योंकि लड़के पीछे होते हैं। समझे? नहीं समझे? ट्विस्ट है। ज़रा देखो, समझने वाले बिल्कुल सही जगह से पहुंचे। यही है दोनों असली। बच कर रहो भाई। क्या उन्हें भी पता है कि इसको बहुत पर्सनली लेना नहीं है ना? बाकी जो करते हो करते हो। लेकिन ठीक है, यहां पर बात जो चल रही है वो हमारे एक समस्या के ऊपर है, एक हमारे प्रॉब्लम के ऊपर है। इस प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या होगा? कोई सोचा है? कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, लड़के लड़कियों के ऊपर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक। इसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या होगा? अरे समस्या है ना, हमें ये जांचना है कि लड़के या लड़कियां जो जेंडर का बेस लड़के लड़कियों में से तेज कौन है, उसका एकेडमिक अचीवमेंट किसका अच्छा है। हमारे पास तीन रास्ते हैं। हम ये कह सकते हैं लड़कियों का एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छा है। हम ये कह सकते हैं लड़कों का एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छा है। हम ये भी तो कह सकते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। नहीं है या नहीं होगा? नहीं है, नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? स्टडी अभी हमने की नहीं है, स्टडी अभी हमें करनी है, इसलिए जो भी लिखा जाएगा वो किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा? फ्यूचर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं पाए जाने की संभावना है। जब हो जाएगी स्टडी, इसलिए नहीं पाया गया, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं दिखा, पास्ट में हो जाएगा क्योंकि हम कर चुके। समझ गया मेरी बात? तो जिस समय आप करने के लिए कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो पेपर की, तो होगा, और जब हम कंक्लूजन पे आएंगे तो ऐसा नहीं पाया गया। क्लियर? दो बात। तीसरी बात आएगी कि इसके जो टेंटेटिव सॉल्यूशंस हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में जेंडर के आधार पर संभवतः एकेडमिक स्कोर्स में या अचीवमेंट में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। ध्यान रखना, सार्थक अंतर बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंट बात सिग्निफिकेंस की है। सिग्निफिकेंस किस चीज का होता है? 99.99% नहीं पाया गया, 0.05% पाया गया, अब क्या या 0.01% पाया गया, सिग्निफिकेंट है कि नहीं?
इनके आए 20 मार्क्स, इनके आए 19.5। अंतर है, बहुत है, अंतर तो है, लेकिन क्या सिग्निफिकेंट अंतर है? क्या कोई फर्क पड़ने वाला है 0.5 से? सिर्फ किस चीज में? मेडल में पड़ जाएगा। मेडल के अलावा बताओ ज्ञान का क्या फर्क है? हमें तो पता ही नहीं। हो सकता है 2-4 शब्द इनके ज्यादा अच्छे लगे हो, या मुझे को ऐसा लगा हो कॉपी चेक करते समय दोनों तो एक ही जैसे हैं, लेकिन यार दोनों एक जैसे नंबर ना। तो ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया रहता है न्यूट्रल रहो, नल हाइपोथेसिस बनाओ। ये जो टेंटेटिव सॉल्यूशंस हैं, समस्याओं के संभावित उत्तर हैं, वो हाइपोथेसिस कहलाते हैं। इसीलिए हमारी हाइपोथेसिस जो होती है वो बहुत ही न्यूट्रल में होनी चाहिए, लगभग नल होनी चाहिए। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है संभवतः उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। जिसमें भी ऐसी चीज जुड़ी हुई हो सार्थक अंतर नहीं होगा संभवतः। पक्के तौर पे तो हम भी नहीं कह सकते, वो तो जब डेटा आएगा हम इसको टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा यार होता तो हम कह देंगे कि होता। तो नल हाइपोथेसिस में हमारे पास में बड़ी एक फ्रीडम रहती है। अंतर पाया गया तो हमने कह दिया कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, अगर नहीं पाया गया तो हमारी हाइपोथेसिस सेलेक्ट होगी। तो पहले कह रहे थे साहब नहीं होगा। अच्छा, ये समुद्र में फंसे हुए 41 लोग जिंदा आएंगे पानी? अभी नहीं आए, जाएंगे, सही सलामत आ जाएंगे, लगता तो है। गारंटी कैसे दें? जिस तरीके से लग रहा है, कल रात बता रहे थे 12 मीटर दूर है, सुबह बता रहे हैं 17 मीटर दूर है। मजे की बात है, अभी बोल रहे हैं 5 मीटर दूरी है, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे पहुंच गए, फिर भी हम रात में निकालेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब धंधा उल्टा है। संभवतः उनमें से कोई नहीं जीवित है, संभवतः उनमें से सभी लोग जीवित हैं, संभवतः वो लोग बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, संभवतः वो लोग आ जाएंगे, हमें पता नहीं है। टेंटेटिव तो हमारे पास फायदा ये आ गए तो हम ये कहेंगे संभवतः वो लोग आ जाएंगे। तो अच्छी बात है, आ गए तो हमारी हाइपोथेसिस सेलेक्ट, लेकिन तो पहले करके आ जाएंगे सही सलामत। अब थोड़ी बहुत चोट लग गई निकलते समय, खिसकते समय, हम तो पहले आ रहे क्या हुआ? तो हमने कहा वो तो हमने पहले ही कहा देखो थोड़ा बहुत तो होगा, हमारी बात सही नहीं, थोड़ी सी खरोच लग गई तो पहले कैसे सही सलामत चल गए। तो नल हाइपोथेसिस में आपके पास में ये मूवमेंट करने के लिए एक रास्ता रहता है, आप इधर भी मूवमेंट कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। रिजल्ट क्या तो उसमें सेलेक्ट रिजेक्ट होता है। बेसिकली रिसर्च पेपर लिखते समय हमें पूरी मेथोडोलॉजी लिखनी पड़ती है, पूरी मेथोडोलॉजी कि हमने ये सैंपल सेलेक्ट किया, ये हमने काम किया, ये हमने तरीका अपनाया, ये तरीके से हमने ये काम किए, जिसके आधार पर हमें ये रिजल्ट मिला, और इस रिजल्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा था या ऐसा नहीं। यहां तक बात समझ में? लास्ट में उसके रेफरेंसेस भी देते हैं कि हमने जो जो काम किसी के कोट किए हैं उन सब का हमें बताना पड़ेगा। ध्यान रखना कि रिसर्च में रिव्यूज चाहे रिसर्च पेपर हो और चाहे आर्टिकल हो, दोनों में होते हैं, क्योंकि हमें कोई भी काम करने वाले हम पहले नहीं है, हमसे पहले भी लोग काम कर चुके हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने जो काम किया और हम जो काम कर रहे हैं उस काम में दृष्टिकोण का फर्क क्या है, यही रिसर्च है। रिसर्च है ना, ये सर्च नहीं है, ये रिसर्च है। दोबारा खोज रहे हैं, तो एक ही चीज को बार-बार खोजने का मतलब चेंजेस हुआ हमारे चेंजेस किस चीज के हो सकता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हो सकता है, हमारे एटीट्यूड के हो सकता है, हमारे कुछ और चीजों के भी फर्क हो सकते हैं, वेरिएबल्स के फर्क हो सकते हैं। कोलंबस ने इंडिया की खोज की नहीं, इंडिया पहले से ही था। इंडिया पर सर्च की, रिसर्च की, इन्वेंशन किया, इन्वेंशन किया, खोज को इन्वेंशन किया यूरोप के लिए सर्च किया है ना। चीजों को समझो,
एक जो चीज पहले से मौजूद है लेकिन आपने आज ढूंढी, वो खोज है। ठीक है, एक जो चीज कहीं थी ही नहीं लेकिन आपने खोज की, आपने कुछ बना लिया, अन्वेषण है। अन्वेषण, आविष्कार। जैसे बल्ब नहीं था, एडिसन ने बनाया, यह आविष्कार। लेकिन वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने खोज की, वो तो पहले से था। बस ये है कि वहां से चल के कोई उस रास्ते से कभी पहुंचा नहीं था, उसने खोजते खाते रास्ता से आ गया। लेकिन पहुंचा होगा तो जिसका मतलब चीज थी तब तो पहुंचा। हम चंद्रमा पर जाने का रास्ता खोज रहे हैं, वो भी दिन में पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे दिन में। अरे भैया कौन जाएंगे यार, दिन तो हमारे लिए है, चंद्रमा तो अपनी जगह पे ही है ना। अक्सर जब ये सवाल पूछते हैं तो बड़ा मजा आता है। वो कहते हैं अच्छा ये सब दिन में कैसे जाएंगे, दिन में तो दिखाई नहीं देता। अरे भैया इससे ऊपर निकलोगे बाहर तो वहां तो अंधेरा ही है ना। तो वहां तो आपको चंद्रमा का रास्ता तो एक ही है कि वैसे ही जाना है, वैसे ही पहुंचना है। और चांद तो रात में भी दिखाई देगा, दिन में भी दिखाई देगा। रात में सूरज नहीं दिखाई देता, बस सूरज होता है। लेकिन जिस हिस्से में हम रह रहे हैं हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारे दूसरे हिस्से तो रोशनी खत्म नहीं है। तो ये भी एक ऐसी चीज है, इससे पता चलता है क्या पृथ्वी गोल है। गोल है तो संतरे की तरह गोल है या कस्टडी की तरह गोल है। पहले हम लोग भी सोचते थे, जब हम पढ़ाया जाता था हम लोग टीचर से पूछते थे, सर ये बताओ अगर पृथ्वी गोल है तो हम तो ऐसे खड़े हुए, ये गोल है, ऐसे जब पृथ्वी घूमेगी तो ऐसे उल्टे हो जाएंगे। ऐसे कहा जाए। लेकिन खोज, ज्ञान की खोज हो चाहे किसी भी चीज की हो, तो पेपर उसी तरीके से लिखे जाते हैं। अब आपको काम ये करना है कि मेरे पास ये बताने के लिए यही है, यही बताने के आप कम से कम 3 टॉपिक बनाओ। ठीक है, 3 टॉपिक बनाओ, 3 आर्टिकल के टॉपिक बनाओ और 3 रिसर्च अपने आप से सोच के बनाओ। और बगैर ये सोचे बनाओ कि वो सही हो या गलत। बगैर ये सोचे बनाओ, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी आपको लगता है कि इस चीज के विषय में हमें पेपर लिखना चाहिए। आर्टिकल्स ज्यादातर हमारे इस समाज से जुड़े हुए, हमारे किसी विचार से जुड़े हुए चीज होती है। और जो रिसर्च आर्टिकल होता तो विचार से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ वेरिएबल्स पहले से डिसाइड होते हैं, हमारी विधियां पहले से डिसाइड होती हैं कि हम खोज करेंगे या कंपेयर करेंगे या हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो हमारे पास पहले से चीजें तय है। वो विचार से कम होती है लेकिन रिसर्च से रिलेटेड ज्यादा होता है। तो 3 टॉपिक बनाइए, देखते हैं, फिर उस पर भी डिस्कस करेंगे। जो भी अच्छा प्रयास होगा उसके लिए तालियां बजेगी, जो अच्छा प्रयास नहीं होगा उसको फिर सुधार के फिर से अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर।